नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार बिहार बीजेपी के एक नेता के बाद दूसरे नेता पर आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद बिहार की बीजेपी काउंटर स्ट्रैटेजी के तौर पर क्या तैयार कर रही है, बिहार बीजेपी क्या करने जा रही है, बिहार बीजेपी अपने नेताओं को क्या समझा रही है और प्रशांत किशोर से होने वाले नुकसान को टालने का क्या प्रयास कर रही है, ये सारी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बिहार बीजेपी को इस बात की चिंता है कि प्रशांत किशोर कहीं ज्यादा डैमेज बीजेपी को ना पहुंचा दें। और दरअसल आने वाले समय में आप देखेंगे कि बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नए तरीके से प्रशांत किशोर को टैकल करते नजर आएंगे। बड़े मंत्री और बड़े नेता अपने नेताओं को डिफेंड करते नजर आएंगे। और आपको यह भी बता दें कि जन स्वराज को क्या एड्रेस करना है और पीके को कैसे एड्रेस करना है, इसको लेकर के नई रणनीति बनाकर बीजेपी के नेता मैदान में उतरेंगे। और इस बात की जानकारी मुझे प्राप्त है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ कैसे साझा किया जाए। पर क्या प्रशांत किशोर जो मुद्दे उठा रहे हैं उसका सीधा जवाब बीजेपी देगी? बड़ा सवाल है। मेरी जो जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या प्रशांत किशोर राजनीति में वोट कटवा होंगे या चुनाव परिणाम के बाद प्रासंगिक होंगे? क्या सत्ता में उनकी भागीदारी होगी? इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर को लेकर के बिहार की राजनीति किस ओर पलट सकती है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हम जो चर्चा शुरू करने जा रहे हैं वो हमारे साथ कई मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। आज हम किसी की बाइट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये हम अंदर की बात आपके साथ साझा करेंगे, जो अंदरूनी तरीके से रणनीति के तौर पर बीजेपी ने क्या तय किया है और प्रशांत किशोर उसकी काट में क्या रणनीति अपनाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन प्रशांत किशोर के द्वारा एक नेता के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, और अब कई नेताओं में इस बात की चिंता है कि हमारे ऊपर अगला क्या आरोप लगने जा रहा है। क्योंकि याद करिए, जीवेश मिश्रा को निशाने पे लिया गया, दिलीप जायसवाल को निशाने पे लिया गया, मंगल पांडे को निशाने पे लिया गया। मंगल पांडे तो जवाब देने बाहर भी आए। दिलीप जायसवाल को लेकर के कहा जा रहा है कि वो तो मूर्छित होकर के पड़े हुए हैं, और दिलीप जायसवाल के डिफेंस में बीजेपी का कोई बड़ा नेता आया भी नहीं। खबर यह है कि बीजेपी के प्रदेश इकाई के और बड़े नेताओं के खिलाफ प्रशांत एटम बम फोड़ सकते हैं। लेकिन अब ज्यादा एटम बम फोड़ें, ज्यादा बीजेपी को नुकसान हो जाए, उससे पहले ही बीजेपी अब काउंटर स्ट्रैटेजी के साथ तैयार दिखेगी। प्रशांत को क्या कहकर एड्रेस करेगी, यह हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान, जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मनीष पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, तेज तर्रार नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ तारिक अनवर चंपारनी, प्रवक्ता जन स्वराज हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ रामबंधु वत्स हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रामबंधु वत्स जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मनीष पांडे जी, बड़े नेताओं का फरमान आप लोगों को क्या मिला है, कैसे आप लोगों को ट्रेंड किया गया है कि प्रशांत किशोर को कैसे घेरेंगे आप? पंकज जी, ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में तो नहीं है। अगर आपकी अरे जानकारी में हो तो आप ही बता दीजिए। ऐसी बात होगी भी तो आप चैनल पे बैठ के थोड़ी हमको बता देंगे। आप कुछ नहीं बताइएगा, हम ही बताएंगे। लेकिन पहले पूछ तो लें कि आपको कैसे ट्रेंड किया गया। ऐसी कोई जानकारी हम लोगों की जानकारी में नहीं है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर यहाँ मुद्दा कहाँ है? बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर क्या है? देखिए, 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव कहते हैं कि 12,000 वोट कम आए, सबको पता है। इस बार के चुनाव में बड़ी प्लानिंग के साथ जो इंडी गठबंधन है उसका सिर्फ एक ही टारगेट है कि एनडीए का किसी भी प्रकार से 2 से 3% वोट जो है वह कम कर दो। अब कैसे करना है उसकी जुगत में ये लगे हैं। और अब चूंकि पिछली बार थोड़ा बहुत मैं ऑन एयर यह स्वीकार करता हूं
कि नौकरी की का जो मुद्दा बनाया था तेजस्वी यादव ने, खास करके पहली कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी, तो थोड़ा युवाओं का जोड़ उधर था। लेकिन इस बार चूंकि 17 महीना सरकार में भी रहे और फिर उनकी पूरी जो है, तो इस बार वो माहौल है नहीं। तो अब जो 2% 1% वोट की बात आ रही है, अब उसमें पूरा इंडी गठबंधन साजिश करने को जुटा हुआ है कि कैसे, किस प्रकार से, किस हथियार के तहत इनका 1 से 2% वोट घटाया जाए। और अब ये हाल में मैंने 4-5 दिन पहले प्रशांत किशोर जी का बयान भी सुना था। वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी का तारीफ कर रहे थे। और मैं हमेशा सवाल खड़ा करता हूं कि आखिर में इतनी शक्ति, इतनी हवा, इतना तेल कौन भरता है प्रशांत किशोर जी के गाड़ी में, प्रशांत किशोर के बैकअप में, जिससे आज प्रशांत किशोर जी एक साधारण सा व्यक्ति होते हुए, मतलब साधारण सा मैं इसलिए नहीं कह रहा, राजनीतिक क्षेत्र में मात्र एक रणनीतिकार होते हुए आज इतने अच्छे झंडे, इतने बढ़िया पट्टा, इतना अच्छा टोपी, इतना अच्छा बैनर, इतना अच्छा मंच, इतना अच्छा सेटअप जो करोड़ों रुपया का है, वो आखिर में कहां से बन पाता है। ये हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और तिरंगा जुटाने में सांसें फूल जाती है, झंडा जुटाने में सांसें फूल जाती हैं। सोचते हैं कि चलो 6 फीट 6 इंच और छोटा झंडा रहेगा तो कुछ पैसा बच जाएगा। और यहाँ देखिएगा आप, तो जुलूस में और हर जगह झंडों की परवार और क्वालिटी कपड़े का, और जो डंडे की क्वालिटी है वो भी वैसा ही है। तो ये सारी चीजें, इसीलिए ये जो एक रणनीति है, उस रणनीति पे हम लोग की नजर जरूर है कि आखिर में वो कौन फाइनेंसर है, कौन बैकअप दे रहा है इन सारी चलिए, चीजों को। आप जो मेरी जानकारी है उसी के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि प्रशांत किशोर का सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, उसको आप रिवील करेंगे आने वाले समय में। प्रशांत किशोर पे केस क्या हुआ है, उस केस की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन 420 धारा की बात जरूर करेंगे। आप प्रशांत किशोर को 420 बताएंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जो मेरी जानकारी है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाले समय में आपकी रणनीति क्या होने जा रही है वो मुझे पता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आप बहुत हद तक उसी रणनीति पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को बताएंगे कि ये प्रशांत किशोर 3% वोट काटने के लिए किसके इशारे पर मैदान में उतरे हैं। दरअसल ये 12,000 से तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाई थी, 3% काट लिए तो तेजस्वी की सरकार बनाने प्रशांत किशोर मैदान में उतरे हैं। वो कहेंगे बीजेपी की बी टीम है, आप कहेंगे महागठबंधन की बी टीम है, और इसी तरीके से प्रशांत किशोर को आप इररिलेवेंट साबित करेंगे। और एक बड़ी मजेदार बात यह है कि आपको इस तरीके से भी ट्रेनिंग मिली है कि आप प्रशांत किशोर को सीधा हेड ऑन नहीं लेंगे, क्योंकि उनको बड़ा नेता नहीं बनने देना है, उनको ऐसा स्पेस नहीं देना है जिससे यह लगे कि बीजेपी प्रशांत किशोर के पीछे पड़ी हुई है। यह मेरे पास जानकारी है और यही मैं अपने दर्शकों को के साथ साझा करने जा रहा हूं कि आने वाले समय में आरजेडी की क्या रणनीति है वो भी मैं बताऊंगा। दरअसल आरजेडी भी यह सोचकर चल रही है कि 67 ऐसी सीटें हैं जहां प्रशांत किशोर एनडीए को हरा रहे हैं और आरजेडी महागठबंधन जीत रही है, और इसलिए महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। ये मनीष पांडे जी आप जो कह रहे हैं उसमें इस सोच के मसले पर आरजेडी और आप दोनों एक ही तरीके से सोच रहे हैं, यह बात भी आप जान लीजिए। तो यह बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वही मैं समझ रहा हूं कि प्रशांत किशोर का नैरेटिव तो चल पड़ा है। नैरेटिव मैं आ रहा हूं, अरे कुछ आपसे सुना, कुछ मेरी सुनिए और फिर तो चर्चाएं आगे बढ़ेंगी। और दोनों पैनलिस्ट भी हंस रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये आरजेडी क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हैं, प्रशांत किशोर का नैरेटिव चल पड़ा है, वोट में कितना तब्दील होगा, कितना डेंट मार सकते हैं। बीजेपी ने इंटरनल सर्वे भी किया। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर ने तो 2-3 बम फोड़ा, आप कितने तारीख से बम फोड़ना शुरू करेंगे ये तो बता दीजिए। मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं। अरे आज इसकी जरूरत ही नहीं। आज का दूल्हा आप ही हैं। नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है ना। मैंने क्या कहा, देखिए, जैसे जैसे मैंने आपके पिछले डिबेट पे भी कहा था और आज भी कह रहा हूं
देखिए, बिहार में जो जनराज वर्सेस सुशांत राज होगा, यह बात आप ध्यान रखें। और पंकज जी, मैं आपके साथ लगातार चुनाव में बैठूंगा डिबेट में, और तब फिर हम बात करेंगे। अरे बिहार तो का चुनाव चुनाव, जंगल राज पांडे वर्सेस जी चुनाव सुशासन नहीं राज पर ही लड़िएगा होगा। क्या आप? चुनाव नहीं लड़ 2000 में ही आप चुनाव लड़े हैं और इस बार चुनाव नहीं लड़िएगा? मैं क्या कह रहा हूं? मैं हाँ कह रहा हूं कि बिहार में जो चुनाव होंगे वह जंगल राज वर्सेस सुशासन राज पर ही चुनाव होंगे। हाँ, तो तीसरा कोई फैक्टर ये भी बिहार तो में नहीं पार्ट रहेगा। ऑफ ट्रेनिंग है ना कि आप जंगल राज नहीं बोलेंगे तो सुशासन की चर्चा कहाँ होगी, और फिर इसी तरीके से पीके को स्पेस कहाँ मिलेगा? आप बताएंगे कि अरे मेरा दुश्मन तो वो है, मुझे नहीं दोगे तो वो आ जाएगा। जैसे मुसलमानों को डराया जाता है तुमको सीट कम देंगे, तुमको नौकरी कम देंगे, लेकिन तुम हमको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। नहीं, अब ये तो आप इसको जिस नजरिए से पंकज जी लें, वो तो आपने जो नैरेटिव आज के डिबेट का बनाया है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते, मुझे पता है। आपकी भी मजबूरी है, नहीं तो आपका डिबेट शो ही पूरा खराब हो जाएगा। तो आपने जो उस इसलिए आप मुझे भी तो वही घेर के रखना चाहेंगे ना, उससे बाहर आप कैसे जा सकते हैं? इसीलिए, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो यह कहना चाह रहा हूं कि देखिए, बिहार में चुनाव जंगल राज वर्सेस अदर होगा, और तीसरा कोई फैक्टर नहीं रहेगा। नहीं, इसीलिए प्रशांत जी के ऊपर बम फोड़ना, विस्फोट करना, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, जो भी रंगे सियार है उनका रंग खुद ब खुद उतरने लगेगा। आप देख लीजिएगा, टिकट ये बंटना ये शुरू ये होगा और समझ में आ ये जाएगा ये कि टारगेट क्या है। ये पॉलिटिक्स भी इतनी अजीब चीज है कि जब चुनाव का समय आता है तब अपनी मजबूरी लोगों को कम दिखाई पड़ती है और दूसरों की ज्यादा दिखाई पड़ती है। ये सही बात, ये पॉलिटिक्स में ही ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति इतना उदार हो जाता है कि उसको अपनी मजबूरियां दिखाई नहीं पड़ती, सामने वाले की मजबूरी ज्यादा दिखाई पड़ती। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं मनीष पांडे जी। मेरे साथ तारिक अनवर चंपारनी जी हैं, जनसुराज पार्टी से हैं। तारिक जी तैयार रहिए, बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है आपको। बहुत दिन बोल लिए, बहुत कुछ बोल लिए, अब आपके पास पैसा कहां से आता है? आपके फ्लैग का डंडा इतना चकमका क्यों रहा है, जगमगा क्यों रहा है? लोग सत्ता में रहते हैं, वो झंडे के लिए तरसते हैं। बताइए, बीजेपी इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी कह रही है कि इतना फिट ऊंचा झंडा नहीं तैयार कर पा रही है और आप झंडे की बरसात कर रहे हैं। तो कहां से पैसा आ रहा है? ये वैनिटी वैन कहां से आ रहा है? कहां से आपके चेहरे पे जगमगाहट है? बढ़िया खाना कैसे खा रहे हैं आप? ये सब ब्यौरा अब जनता के बीच में जाएगा। आप इससे बच के निकल नहीं पा, क्योंकि आपने राज तो किया नहीं है, और राज नहीं किया है तो कोई जिम्मेदारी आपकी रही नहीं है, उसमें छेद ढूंढना मुश्किल है। पर आपकी जो गाड़ी जगमगा रही है, आपके चेहरे पे जो मुस्कान है, आप हर जगह घूम रहे हैं, तंबू डाल रहे हैं, नाम भले ही आप महात्मा गांधी आश्रम रख लें, लेकिन लोगों के मन में है कि ये 5 स्टार कॉटेज कहां से ला रहे हैं। ये सवाल लोग पूछ रहे हैं आपसे, और अब बीजेपी इसका सिलसिलेवार तरीके से ब्यौरा रखेगी और आपके नेता को 420 कह के बुलाएगी। पहले ही आगाह कर दे रहा हूं आपको, धारा 420 का लगा है, लेकिन आपके नेता 420 कहलाएंगे आने वाले समय में। आरोप वही लगने जा रहा है, जवाब दे। सबसे पहले पंकज जी, मनीष भाई की जो चिंता है उसको मैं आपके सामने जाहिर कर दूं, यानी क्लियर कर दूं। मसला यह है कि हम उनका झंडा जो छोटा रह जा रहा है, जो पसीने छूट जा रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सारा माल तो मंगल पांडे जी ले जाकर दिल्ली में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, दिलीप जायसवाल जी ले जाकर किशनगंज में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं सारा का सारा माल। तो इसलिए इनके यहाँ दिक्कत हो जा रहा है कि जो आम कार्यकर्ता है, जो इनके जमीनी कार्यकर्ता है, उनको बहुत समस्या हो रही है। लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी के साथ अच्छी बात यह है कि वो कुछ भी दिल्ली में और मुंबई में या कहीं भी ले जाकर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो भी कमा रहे हैं वो लाकर बिहार की जनता के लिए उनके अपने कार्यकर्ताओं के बीच बांट दे रहे हैं कि भाई जाओ जनता के साथ मिलो जुलो काम करो। तो ये उनकी पार्टी की प्रॉब्लम है, उनके नेताओं की प्रॉब्लम है। रही बात प्रशांत किशोर जी को जो 420 ये लोग घोषित करने जा रहे हैं, तो इस बात से
स्पष्ट हो जाता है कि आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल जी और राबड़ी देवी जी ने जो कहा था कि मेरा मुंह बोला भाई है दिलीप, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता बहुत ही स्पष्ट होने जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी पर जो 420 का जो मामला है वो शाश्वत गौतम ने लगाया है। और शाश्वत गौतम कौन है? वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ आज के दिन में एसोसिएट है। तो जाहिर सी बात है कि जब मुंह बोले भाई जब खतरे में नुकसान में जब पहुंच गए हैं तो बहन की तरफ से उनको डिफेंड किया जाएगा। तो दोनों आपस में मिलकर जो पिछले कई सालों से बिहार की जनता के पैसे को लूट रहे थे वो सब एक साथ हो जाएंगे। और मैं ये क्वेश्चन आपके बीच छोड़ के जा रहा हूं, हालांकि राष्ट्रीय जनता दल का कोई प्रवक्ता यहाँ पर नहीं है। मैं नहीं क्वेश्चन नहीं, छोड़ के जा राष्ट्रीय रहा हूं। जनता दल के प्रवक्ता का कहना है कि आप जहां बैठेंगे वहां वो नहीं आएंगे। नहीं तो आपके माध्यम से ये बात उन तक पहुंच जानी चाहिए। और मैं जवाब इस पर चाहूंगा इनके तरफ से भी, मनीष पांडे जी के तरफ से भी, कि जिस विभाग को, जिस स्वास्थ्य विभाग को मंगल पांडे जी लगातार चला रहे हैं, उसी स्वास्थ्य विभाग में तेज प्रताप यादव भी मिनिस्टर रहे हैं। उसी स्वास्थ्य विभाग में जब पिछली बार महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने, जब बनी, उसमें भी स्वास्थ्य विभाग तेजस्वी यादव जी के पास था। तो तेजस्वी यादव जी को भी पता रहा होगा कि मंगल पांडे जी ने कहां कहां पर बेईमानी की है, कहां कहां पर भ्रष्टाचार किया है। लेकिन उस दौरान भी किसी तरीके का कोई कमेटी गठन नहीं हुआ, उस पर जांच नहीं हुई। चलिए सत्ता में रहते हुए जांच नहीं हुई, तो जब सत्ता उनसे छीन गई उसके बाद अभी मांग कर लिए होते, तो कहीं ना कहीं ये दोनों लोग आपस में मिलकर बिहार की जनता को ये लोग लूट रहे हैं, उस विभाग को एकदम चूस कर खोखला कर दिया है। तो इसलिए ये सभी लोग मिलकर प्रशांत किशोर जी के खिलाफ और जनसुराज के खिलाफ अपनी स्ट्रेटजी बना रहे होंगे। लेकिन हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। राष्ट्रीय जनता दल को तो हम लोग भ्रष्टाचार वाले मामले में हम लोग कहीं पाते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास जवानी ही नहीं है, उनके पास कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं ये लोग, उनके नेता, उनको तो हम लोग किसी भी तरीके से सामना करने के लिए तैयार है और हम लोग खुली चुनौती दे रहे हैं। मंगल पांडे जी वाले पर तो हम लोगों ने एक हफ्ता पहले ही लाइव सिटीज के कॉन्क्लेव में बोल दिया था हमारे नेता ने कि भाई वो पहले से तैयार रहे। जब हम लोग उनको लगातार चुनौती दे रहे हैं तो हम तो तैयार ही बैठे हुए कि भाई आप आइए हमारे सामने, हम आपको जवाब देते हैं कि आपका कर्म क्या है, आपने अब तक 20 सालों में आपने बिहार के जनता को किस तरह से बेवकूफ बनाया है, किस तरह से लूटा है। तो हम तो सदा तैयार है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये लोग गोला फेंके कि हम लोग यहां से इनको जवाब दें। नहीं, चलिए आप जवाब दें। आप कह रहे हैं दोनों फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, दोनों चोर चोर मौसेरा भाई हैं। रामबंधु वत्स जी, क्या दोनों के लिए खतरा प्रशांत किशोर हैं? बीजेपी को तो लग रहा है कि बीजेपी के लिए अब प्रशांत ज्यादा खतरनाक बन गए और बीजेपी की रणनीति यह है कि ज्यादा हेड ऑन भी नहीं करना है ताकि प्रशांत नेता ना बन जाए, लेकिन प्रशांत को 420 पेंट कर देना है, उनके सोर्स ऑफ फंडिंग पे सवाल उठा देना है, उनके सोर्स ऑफ फंडिंग पे जनता के बीच में नैरेटिव तैयार करना है और उसके बाद यह साबित करना है कि आज प्रशांत इस डाल पर, कल उस डाल पर केवल माल बनाए हैं। कहां कहां से इनको फंडिंग हो रही है, क्या इनकी शान शौकत है, कौन पैसा दे रहा है, इन तमाम मसलों पर इनको बर्बाद करके जनता के बीच में ये मैसेज साधना है कि भाई देख लीजिए प्रशांत किशोर सत्ता में आने से पहले ही टेंटेड हैं और वो 420 हैं। आपको लग रहा है, क्योंकि हमारे साथ दीपक कुचगवे जी भी आ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है दीपक जी। क्या आपको लग रहा है चुनाव जो जो नजदीक आ रहा है प्रशांत रेलिवेंट दिखने लगे हैं? प्रशांत के आरोपों पर चुप्पी साधे हुए बीजेपी अब जिस तरह की रणनीति तैयार कर रही है, इसका मतलब है कि प्रशांत का नैरेटिव चल पड़ा है। वोट में कितना तब्दील होगा ये बात की बात है, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन नैरेटिव अब सेट होने लगा। जी, निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं पे हमलावर हुए हैं भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के, तो नैरेटिव में तो वो इस वक्त सबसे आगे हो चुके हैं। सबसे आगे का मतलब यह है कि जब अब प्रधानमंत्री जी भी आते हैं बिहार या गृह मंत्री भी आते हैं, तो वो अब भ्रष्टाचार या जंगल राज के इशू पे उस तरीके से बोल नहीं पाते हैं, या जब भी अगर वो बोलेंगे आने वाले दिनों में भी, तो जनता उनके बातों को तौलेगी। जैसे वो आरजेडी पर जंगल राज की बात करेंगे, वैसे जनता के मन में दिलीप जायसवाल का भी नाम आएगा। तो निश्चित तौर पे नैरेटिव के मामलों में जनसुराज में एक बहुत बड़ा उछाल आया है और
इस चीज से बीजेपी तभी निपट पाएगी जब वो बिल्कुल प्रामाणिक तरीके से जनता को ये बताए कि जिन नेताओं पे आरोप लगा है वो बिल्कुल गलत है और प्रशांत किशोर राजनीतिक फायदे के लिए मनगढ़ंत आरोप रचते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बीजेपी इन नेताओं का बचाव कहां तक करेगी, या अगर बचाव करेगी तो मामला और उलझते ही जाएगा। उलझने का मतलब यह है कि जहां तक मेरी जानकारी है, प्रशांत किशोर ने कई रिटायर आए इनकम टैक्स ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर को हायर किया है। जहां वो रहते हैं वहां रात रात भर मीटिंग होती है, फाइलें चेक होती है, पेपरों को उल्टा जाता है, पता नहीं है वहां पे क्या रणनीति अपनाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं, आने वाले दिनों में वो और गंभीरता से अटैक करेंगे और कई नेताओं पे अटैक करेंगे। लेकिन मसला ये है कि इससे क्या होगा? क्या ये राजनीति में इस तरह के एडवेंचर से वो वोट ले पाएंगे क्या? हम लोग देखें कि जैसे नीतीश कुमार 2005 में अपने चुनाव में जंगल राज का मुद्दा, वो जंगल राज के मुद्दे पे वो जनता के बीच जाते जरूर थे, लेकिन साथ ही साथ एक जातिगत समीकरण को भी लीड करते थे। तो वो जो जातिगत समीकरण वाली जो बात है, वो प्रशांत किशोर या जन सुराज से कहीं न कहीं छूट रहा है। इसलिए इसका प्रभाव वोटों पे कितना पड़ेगा, मुझे लगता है वोटों पे नहीं पड़ेगा, लेकिन नैरेटिव में ये बात है। और इस अभी जो बात हो रही थी कि इसको लेकर के बीजेपी की क्या नीति होने वाली है, तो ज्यादातर जो नीतियां हैं उसके बारे में तो आपने उसकी चर्चा आपने कर ही दी है। इसमें एक छोटा पहलू यह भी है कि प्रशांत किशोर पे ये देखा जाएगा कि उन पे कहीं मनी लॉन्ड्रिंग, वो चूंकि रणनीतिकार के रूप में कई राज्यों में कई नेताओं के सलाहकार के रूप में काम किए हैं, उनमें कई नेता ऐसे हैं जो आज इंडी गठबंधन के सदस्य हैं या वो एनडीए के नहीं हैं, तो वहां से कुछ इस तरह का कोई मामला बनता है या नहीं। और साथ ही साथ इस वक्त जो जन सुराज में कई पूर्व सांसद हैं, कई पूर्व विधायक हैं, कई वहां पे दर्जनों अधिकारी हैं, उन लोगों पे भी कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा बनता है या नहीं, क्योंकि बीजेपी ये बताना चाहेगी कि क्या प्रशांत किशोर भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों के जरिए बिहार के विकास की बात कर सकते हैं क्या। तो कहीं ना कहीं जन सुराज में इस वक्त कितना भ्रष्टाचारी नेता हैं, कितने अधिकारी हैं, इन आंकड़ों के जरिए बीजेपी भी एक प्रयास करेगी। अब इसमें उनको सफलता कहां तक मिलती है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए अब ज्यादा दिनों तक मौन रहना भी ठीक नहीं है। जैसे जैसे बीजेपी मौन है, खासकर दिलीप जायसवाल की बात देख लीजिए, जिस तरीके से उन पे हत्या का, जमीन हड़पने का, जिस तरीके से प्रमाणिक तरीके से जन सुराज की ओर से आरोप भी लगा है और पीड़ित परिवार के लोगों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर अब तक जितनी पदयात्रा कर चुके हैं उससे कई गुना ज्यादा प्रभाव जनता पे उनके इस जो खुलासा बम बार बार फेंक रहे हैं इससे पड़ रहा है। तो बीजेपी असहज है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बीजेपी का लिंक वो आरजेडी से भी जोड़ देते हैं। तो इससे इसका जो प्रभाव है कि अब बीजेपी आरजेडी पे कैसे अटैक हो पाएगी, वो आरजेडी पे भ्रष्टाचार, जंगल राज और अपराधों के मामले में कैसे अटैक कर पाएगी। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात यह है, जनाधार उनका आज भी है। जनाधार जो है बीजेपी का जनाधार, मुझे लगता है कि अगर छीन भी सकती है तो महागठबंधन, जन सुराज नहीं। जन सुराज को लेकर के जो मामले चल रही है कि वो सवर्ण वोटों पे उनका प्रभाव बढ़ रहा है, जो आरजेडी खेमे में जो चर्चाएं चल रही है कि 60 के आसपास सीटें हैं जिसपे सवर्ण वोटों में एक मुड़ाव हुआ है जन सुराज की ओर, तो ये समझने वाली बात है कि वो जो सवर्ण वोट हैं वो किसके हिस्से के हैं। अगर आप पिछले कई विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों को देखेंगे तो औसत वो समझने वाली बात है, वो एनडीए के हिस्से के हैं और इसीलिए बीजेपी को चिंता तो हो रही है ना। बीजेपी को चिंता इसी नैरेटिव को आप चेंज मत कीजिए राम बंधु जी, पंकज जी के नैरेटिव को आप चेंज मत कीजिए। पंकज जी को कौन सा चुनाव लड़ना है जो मेरा नैरेटिव है, अभी देखिए आप जैसे ही बता दीजिए। पंकज जी को देखिए मनीष जी, अगर पंकज जी का नैरेटिव कहेंगे तो मुझे आप बड़ा नेता बना देंगे, आप मुझे और हिट कर देंगे, ये जान लीजिए। आपकी रणनीति में ये है, आपकी रणनीति में ये है कि पीके को डायरेक्ट अटैक नहीं करना है, वो हमको डायरेक्ट अटैक करिएगा तो हम और बड़े हो जाएंगे। भाषा बोलने लगे मनीष भाई, कांग्रेस वाली भाषा बोलने लगे। दीपक कुछ गवे जी वो कहते हैं ना कि क्या गम है जिसको छिपा रहे हो, तुम इतने क्यों मुस्कुरा रहे हो। ये गजल आपने सुना है ना,
तो ये मनीष पांडे जी अपने गम को मुस्कुराहट से छिपा रहे हैं। इनकी पार्टी में चिंता जरूर है कि 67 सीट या ऐसी सीटें जहां अपर कास्ट के वोट हैं, जो ज्यादा थिंकिंग लोग हैं, उनके बीच प्रशांत किशोर का नैरेटिव मजबूती पकड़ रहा है। और ये नुकसानदायक हो सकता है किसके लिए? बीजेपी के लिए। अभी खुद मनीष जी बोल रहे थे 2-3% वोट वो काटने की फिराक में है। तो भाई काटने की फिराक में है और जबरदस्त तरीके से पीके अटैक भी कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं पे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पीके को लेकर के बीजेपी फंसती हुई दिख रही है? बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि पीके नुकसानदायक होने जा रहे हैं, क्योंकि पीके खुद बीजेपी के प्रदेश इकाई के बड़े नेताओं को घेरने लगे हैं। मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, उससे पहले आपने देखा जीवेश मिश्रा, सम्राट चौधरी। तो अगर ये सारे नेताओं को घेर डालेंगे, उन पर इस तरह के आरोप लगाएंगे, बीजेपी लंबे समय तक चुप रहेगी, तो स्वाभाविक है कि पीके बीजेपी के जड़ पे हमला कर रहे हैं। चाल चलन, चरित्र, चेहरा, इन सब बातों को आगे रख रहे हैं पीके, और ये बीजेपी को झकझोर रहा है। इसलिए बीजेपी अपने प्रवक्ताओं को ट्रेंड कर रही है। आने वाले समय में क्या रणनीति बनाएगी बीजेपी, इस पर सोच रही है। देखिए, आपने अभी हमने सुना सभी को, प्रशांत किशोर जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो ज्यादातर एनडीए के पार्टनर्स को, घटक जो पार्टनर्स है, उन पर उनका अटैक बहुत है, खासकर बीजेपी को प्रशांत किशोर 2012 से जान रहे हैं और 2014 के नायक भी थे, और उन्होंने सब चीज जाना हुआ है बीजेपी का, कि बीजेपी की रणनीति कैसे होगी, बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ती है, बीजेपी के अंदर का क्या मसला है। तो आज वो बहुत यानी दहाड़ कर बोल रहे हैं, और मुझे जो लग रहा है कि जो आपने कहा कि प्रशांत किशोर को हल्के में अगर जो ले रहे हैं, तो वो उनकी पॉलिटिकल भूल है। और वो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं कोई नैरेटिव तैयार कर चुके हैं, भले वोट में तब्दील हो या नहीं हो, मगर हार तो वो कर सकते हैं ना। जिस तरह से आपने कहा कि 67 सीटों पर, जहां लोगों ने पहले कहा प्रशांत पांडे करके उनको नाम दिया गया, प्रशांत किशोर नहीं, लोग कहते थे प्रशांत पांडे। एक बात और मजेदार बात बता दूं, बीजेपी के प्रवक्ताओं से कहा गया पांडे मत बुलाइएगा, जाति पे अटैक नहीं करना है, ये बात आप जान लीजिए। अब देखिए अंदर तक पहुंचे, मनीष पांडे जी मुस्कुराएंगे, लेकिन अंदर की खबर मुझे पता है। ये राजद वाले कहते थे, राजद वाला हाँ, राजद वाला कहेगा क्योंकि उसको तो बैकवर्ड फॉरवर्ड करना है, पर आपको नहीं कहना है, आपको नहीं कहना, उनको पांडे जी नहीं बुलाना। सब बात आप ही कह रहे हैं पंकज जी। ये बताइए, हाँ दीपक कोचकवे जी बताइए। तो जो 67 सीटों की बात आप कर रहे हैं, जैसे कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जीत की ओर बढ़ रहे हैं और सिंहासन की ओर बढ़ रहे हैं, मगर परेशानी तो जरूर वो पैदा करने की स्थिति में आ चुके हैं। अब देखिए, जहां तक बीजेपी का जो अभी हमले हुए, उस हमले के बाद कोई बड़ा हमला बीजेपी की तरफ से नहीं हुआ प्रशांत किशोर पर। एक वो हमला हो रहा है जिसको कांग्रेस के एक नेता ने फाइल किया था, जो जिस पर यह आरोप था उन पर, उनके लैपटॉप को ले जाकर उनके डेटा को चुराया गया है। वो कांग्रेस का मसला था, और कांग्रेस का वो नेता उनके खिलाफ 2020 में ये मामला बनाया था। अब उसको बीजेपी ने मामला बनाया। अब देखिए, एक बात तय है कि प्रशांत किशोर के संसाधन कहाँ से आ रहे हैं, ये तो बार बार सवाल उठ रहे हैं, लोगों के द्वारा ये उठाए जा रहे हैं। ये सोचा जा रहा है कि भैया आखिर प्रशांत किशोर की जो यात्रा होती है, जो प्रशांत किशोर की टीम है, चकाचक है, जिसको कहते हैं चकाचक, चाहे वो गाड़ी चकाचक हो, वैनिटी वैन हो, तो इसके पीछे बहुत सारे डिबेट हो चुके हैं। और बीजेपी भी जानती है कि प्रशांत किशोर को कहां से ये साधन मिल रहा है, ये मैं जानता हूं, क्योंकि बीजेपी वो जानते होंगे, क्योंकि बीजेपी का उन्होंने एक तरह से रणनीतिकार 14 में रहे,
12 में रहे, 12 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को गुजरात में जितवाने का नहीं, क्रेडिट लिया, देखिए 14 दीपक में कोच देश गवे में जी, जितवाने के दीपक क्रेडिट। कोच गवे जी, वो सारी बातें ठीक है, पर ये भी सच बात है ना। मनीष जी, आपके पास आऊंगा, जवाब लूंगा, लेकिन अब थोड़ा सा जनसुराज से भी पूछ लूं, क्योंकि ये सवाल उनसे भी पूछा जाना जरूरी है। आप बीजेपी के नेताओं पर ही अटैक करिएगा, आरजेडी पे अटैक करिएगा नहीं, तो आपको नहीं लगता कि आपका ये स्ट्रैटेजी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा? ये तो साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि आप बीजेपी को हराने के लिए उतरे हैं मैदान में। आपका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग है भाई आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ, और जिस समय ये कहने में कामयाब हो गए कि आप बीजेपी के नेताओं को अटैक कर रहे हैं और आरजेडी में इतने टेंटेड हैं, सजा याफ्ता हैं उनके खिलाफ, तो आप कुछ बोल नहीं रहे। ऊपर से आप अपर कास्ट में इनरोड्स बना रहे हैं, तो ये तो साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि अरे भाई आपका इंटेंशन कुछ और है। और तब फिर जो आपको भीड़ दिखाई पड़ रही है, नैरेटिव सेट होता दिखाई पड़ रहा है, वो आपसे दूर भी भाग जाएगा। आपको नहीं लगता? क्योंकि अगर जिस समय इंटेंट दिखेगा कि आप बीजेपी एनडीए को हराने उतरे हैं, उस समय जो आरजेडी का शासन नहीं चाहते, जिनको जंगल राज नहीं चाहिए, जो इस तरह की बात से, क्योंकि देखिए जंगल राज वाला आरोप ये छोड़ने वाले नहीं है, ये बात आप जान लीजिए, और उनके समर्थक आप दिखेंगे तो आपको तो बहुत नुकसान होगा। देखिए पंकज भाई, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जब जनसुराज की जब मुहिम पूरी शुरू हुई, उस टाइम जो पांडे वाला जो आपने अभी बात कही है, पांडे वाला बीजेपी ने क्यों उठाया, सॉरी आरजेडी ने क्यों उठाया? आरजेडी के लोगों ने इसलिए उठाया क्योंकि प्रशांत किशोर जी जो बातें कर रहे थे उससे सबसे ज्यादा आहत आरजेडी के लोग हो रहे थे। और आज भी आरजेडी के लोगों के साथ जब हम लोग बैठते हैं, कहीं पर किसी महफिल में, शादी ब्याह वगैरह में जाते हैं, तो आज भी उनका सबसे ज्यादा कंसर्न यही होता है कि प्रशांत किशोर आरजेडी को ही क्यों टारगेट करते हैं, तेजस्वी यादव को ही क्यों टारगेट करते हैं, लालू यादव को ही क्यों टारगेट करते हैं। तो ये एक चीज था। जब एनडीए के लोगों को साथ बैठते हैं तो अब वो कहने लगे हैं कि भैया सबसे ज्यादा टारगेट बीजेपी के लोगों को कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को कर रहे हैं, एनडीए के नेताओं को कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, मेरी ये समझ है कि प्रशांत जी जब किसी पर बात कर रहे हैं, किसी नेता को अगर टारगेट कर रहे हैं, तो हर ग्रुप, हर पार्टी अपने हिसाब से उसको ले रही है। आरजेडी के लोग अपने हिसाब से सोच रहे हैं, बीजेपी के लोग अपने हिसाब से सोच रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि पिछले 20 सालों से बिहार में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार रही है। अगर बीच के कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो एक लंबा वक्त बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रहते हुए गुजारी है। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई नई पार्टी आती है या विपक्ष का कोई दल होता है, तो सत्ताधारियों से ज्यादा सवाल करते हैं। तो ये सत्ताधारियों का भी हक बनता है कि उनके सवालों का, विपक्ष के सवालों का जवाब दे। अब 20 सालों से जब आप लोग सत्ता में है, तो इस दौर में जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं, जो भी अनियमितताएं हुई हैं, जो भी प्रशासनिक त्रुटियां रही है, तो उस पर सवाल जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष से ही पूछा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में पिछले कई वर्षों से मंगल पांडे जी है, तो उनसे सवाल क्या ही किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल है, तो उनसे सवाल क्या ही किया जाएगा। ये वही वाली बात हो गई जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय जनता दल का तो जग जाहिर है कि उनका चरित्र ही वैसा ही है, उनका राजनीति करने का तरीका ही वैसा ही है, तो पूरी बिहार की जनता जानती है। इसलिए भी 2005 में लोगों ने उनको हराकर 20 सालों के लिए बाहर बैठा दिया। लेकिन इन 20 सालों में कंबल ओढ़कर जो घी पीने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, इनके चरित्र को कौन लोगों के सामने दिखाएगा? तो प्रशांत किशोर जी तीसरे चेहरे के रूप में, न्यूट्रल फेस के रूप में एक तीसरा दल जो बनाकर आया है जनसुराज, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता पक्ष के लोगों को भी सामने करे कि भाई इन लोगों ने आपके इमोशंस का इस्तेमाल करके आपके पैसों का गलत इस्तेमाल किया है, और पूरी जो भ्रष्टाचार है इसमें इनकी संलिप्तता रही है। और जो जंगल राज की बात है, तो जंगल राज के नाम पर ही तो राष्ट्रीय जनता दल को हराकर इन लोगों ने बाहर किया था। लेकिन इन 20 सालों में जिस तरीके से प्रशासनिक अनियमितताएं हुई है, जिस तरह से हत्याएं हुई है,
जिस तरह से दलितों पिछड़ों का जिस तरीके से शोषण हुआ है, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया है, ये तो सब नीतीश कुमार जी के और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में हुई है। तो इसको भी तो लोगों के सामने रखना होगा, क्योंकि चुनाव का समय है, तो इन लोगों के पास बचने के लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए ये नैरेटिव लेकर आ रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ज्यादा अटैक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये राष्ट्रीय जनता दल से और राहुल गांधी से और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जी से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये लोग तो थक हार गए ये कहते हुए कि भाई नहीं, ठीक है, पर दिक्कत ये है ना कि आप चाहते हैं ट्रायंगुलर लड़ाई हो, ये चाहते हैं बाइपोलर लड़ाई हो, आपको स्पेस ही ना दें। पर मनीष पांडे जी, इनकी रणनीति भी ये है ना कि आपको ज्यादा गाली देंगे तो आरजेडी के वोटर्स भी इनके साथ जुड़ेंगे, ये बीजेपी की बी टीम नहीं कहलाएंगे। इनकी रणनीति का भी तो ये हिस्सा हो सकता है, क्योंकि आरजेडी इनको बीजेपी की बी टीम कहती है। अब ये आपको खूब लपेट करके साबित करने में लगे हुए हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है नहीं, आरजेडी के कई वोटर्स को अपने पक्ष में कर लेंगे जो आरजेडी को वोट करते रहे, जो आपको वोट करना नहीं चाहते हैं। और उसी तरीके से आरजेडी को अटैक करके ये बीजेपी के वोटर्स को भी अपने पक्ष में कर लेंगे जो आरजेडी को वोट करना नहीं चाहते हैं। और इसीलिए प्रशांत किशोर, भले ही आपको लगे कि उनको सीट नहीं आएगी, सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, लेकिन वोट कटवा बन के हरा और जिता तो सकते हैं ना। ये हैसियत तो दिखाई पड़ने लगी आपको। मनीष पांडे जी, देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये अभी हम सारे पूरे पैनल को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक दलित अध्यक्ष की तलाश हो रही थी, और अगर उस समय के प्रशांत जी के आप सारे फाइट्स अगर निकालेंगे तो दलित और मुस्लिम पर बहुत ज्यादा जोर था, क्योंकि तब जो है बिहार में 4 विधानसभा के उपचुनाव होने थे, बहुत जोर था, बहुत ज्यादा जोर था। और जब इन्होंने एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति को इन्होंने कहा भी कि दलित के नाम पर नहीं बनेगा, वो डिजर्व करे। आज वह डिजर्व करने वाला व्यक्ति कहाँ दिखता है, वह कहाँ छिप गया दलित के नाम पर। मुसलमानों की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, अब हमारे आज भाईजान आज बैठे हैं तो मुझे खुशी हो रही है कम से कम। अब देखिए, आपको फुटेज में दिखते कौन है आज की तारीख में, आप चला रहे तो दिख कौन रहे हैं? प्रशांत जी तो दिख ही रहे हैं, उनके बगल में पप्पू सिंह जी दिख रहे हैं, और जो पूरी टीम, अगर आप थोड़ा सा कभी उस पर भी स्टोरी चलाएंगे तो आज जो पूरे जनसुराज में जो सुराज कायम किए लोग हैं वो कौन कौन लोग हैं और कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं। मतलब मैं एक पूरी तरीके से उस वोटर, उस वर्ग की बात कर रहा हूं जो वर्ग कहीं ना कहीं डेंट कर सके या वो डैमेज कर सके, जिस 1% 2% वोट की बात मैं कह रहा हूं, यह साजिश। देखिए, जब आप बीजेपी के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे तो बिहार के संदर्भ में बिहार के वोटरों को यह पता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, उस सरकार में बीजेपी पूरी तरीके से बी टीम के रूप में ही काम कर रही थी, और ए टीम के रूप में ही नीतीश जी हमेशा आज भी सत्ता पर काबिज हैं। ठीक है, काबिज का मतलब है सत्ता चला रहे हैं। आज भी हमारे सम्राट चौधरी कहते हैं कि नीतीश जी पूरी तरीके से सत्ता को कंट्रोल कर रहे हैं, जब विपक्ष आरोप लगाता है कि अब सत्ता पूरी तरह बीजेपी चला रही है। तो आप बीजेपी को जब टारगेट करेंगे तो यह बातें बिहार के लोगों के जहन में नहीं उतरेगी। तीसरी बात मैं कह रहा था कि जब प्रशांत किशोर जी बंगाल के चुनाव में उन बांग्लादेशियों को, या यूं कहो चुनावी हिंसा की रणनीति तैयार कर रहे थे, हम सभी लोगों ने देखा कौन थे रणनीतिकार उसके। भाई, जब आप 20 वर्षों की बात नहीं करेंगे या बात करेंगे तो उस रणनीति का जो पाप आपने बंगाल के चुनाव में किया, जिस प्रकार से बंगाल में हिंसा हुई सिर्फ सत्ता पाने के लिए, आप उस स्तर तक गिर गए। बिहार के लोगों को पता है कि यह एक ऐसे रणनीतिकार है और सफल रणनीतिकार हैं जो सत्ता प्राप्ति के लिए किसी हद तक, किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। बंगाल में लोगों ने देखा है बंगाल। और चौथी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, बिहार का चुनाव एक अलग चुनाव है। बिहार की जनता को यह पता है। अभी छोटी छोटी घटनाएं घटी है। थोड़ा सा मैं 10 सेकंड दे दीजिए, मैं बात को कंक्लूड कर लूंगा, उसके बाद आप बोलिएगा।
देखिए, बिहार के लोगों ने अभी 2-4 डायलॉग सुने हैं। बिहार में बिहार की स्थिति, बिहार का परिवेश, बिहार में जो रहन सहन है, इसका जो तात्पर्य होता है, आप ठीक है, आप 2-2 घंटा प्रशांत किशोर पे डिबेट कर सकते हैं पंकज जी, आपको पूरी आजादी है, पूरी छूट है, आप किसी से भी टकरा दें। आप एक बार एक दिन डिबेट रखिए कि प्रशांत किशोर अच्छा कि नरेंद्र मोदी अच्छे, स्वाभाविक है, बुलाएंगे, पैनल पर बैठेंगे तो चर्चा 1 घंटे तक होगी। लेकिन यह फैक्ट है कि बिहार में बिहार के जो मतदाता हैं वह कहीं मिसगाइड होने वाले नहीं है, वह गलती नहीं करने वाले जो उत्तर प्रदेश में कभी मायावती और सतीश मिश्रा के गठजोड़ में हुआ था। TV9 बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहता है अपने तमाम दर्शकों को, वोट उसी को दीजिए जो आपके लिए काम करता हो, जो बिहार के बारे में सोचता हो, और आपका रिप्रेजेंटेटिव चरित्रवान हो। पर सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र में चर्चा, परिचर्चा, विमर्श बहुत जरूरी होता है, और सवाल आज तगड़े तरीके से अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो उसका जवाब भी देना बनता है। और आप यकीन मानिए कई आपके समर्थक ही ये सवाल पूछ रहे हैं, जो आपके समर्थक रहे, और कुछ सवाल जो हम तक पहुंचा है और वो हम चाहेंगे कि आप जरूर इसका जवाब दीजिए। चिप इंडस्ट्री की घोषणा हुई, बिहार का नाम नहीं है, लोग कह रहे हैं कि चिप में बिहार कहीं नहीं है, और इसके मंत्री कौन है मैं नाम नहीं लूंगा। अब आ जाइए सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम फॉर सेमीकंडक्टर, बिहार एक्सक्लूडेड है, बिहार का इसमें कहीं कोई नाम नहीं है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बिहार इज एक्सक्लूडेड। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, बिहार इज एक्सक्लूडेड। लोग पूछते हैं और पूछ रहे हैं, कई लोगों ने मुझे सुबह मैसेज किया है, उन्होंने मेरा ज्ञानवर्धन भी किया, और अभी मुझे याद आया तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। भले ही आप अभी डिफेंड कर लीजिएगा, लेकिन अपने नेताओं से यह जरूर पूछिएगा कि बिहार को क्या बनाना चाहते हैं आप। ये सवाल जो अब एलीट में ये सवाल घूम रहा है, जो आपके वोटर हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, वो पूछ रहे हैं सवाल कि क्या आप सिर्फ चाहते हैं कि बिहार का लेबर माइग्रेशन करके, जिसके लिए आप अमृत भारत ट्रेन चला रहे हैं, जनसाधारण ट्रेन ना जाने क्या कुछ और लॉन्च करते रहते हैं। Why Bihar is not chosen as job creator place rather a labor producer state? ये मैं बता रहा हूं कि वो आम लोगों के संवाद हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं, और आपसे क्यों नहीं पूछे जाए मनीष पांडे? 20 साल से आप सत्ता में, अमृत भारत ट्रेन चला रहे हैं, स्वागत है, लेकिन सेमीकॉन, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसके बाद चिप इंडस्ट्री, और बोलना शुरू करूंगा, प्लास्टिक इंडस्ट्रियल जोन में भी आइए तो कहां कहां लॉन्च होता है तो देखिएगा, असम में होता है, उत्तराखंड में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, झारखंड के देवघर में होता है, उड़ीसा में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई लेबर हमारा चाहिए, पर इंडस्ट्री और जगह क्यों लगाते हो? यह सवाल तो बड़ा वैलिड है ना, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। सबसे बड़ी बात तो यह है कि TV9 से मैं यह उम्मीद नहीं करूंगा कि सोशल मीडिया के जो कुछ लैंग्वेजेस हैं जो चलते हैं, उन लैंग्वेजेस को हम यहां पर डिस्कस करें। जैसे ये एक सिंपली आपने जो अभी बातें कही, ये सोशल मीडिया का वर्ड्स है, तो सोशल मीडिया को हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाकर बहुत सारी चीजों को, हाँ मैं ये बात जरूर कहूंगा पंकज नहीं होते, बिहारी नहीं होते हैं मनीष भाई, सोशल मीडिया पे बिहारी नहीं होते हैं, राजनीतिक विवेक वाले लोग नहीं होते हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं भाई, आप बड़ी बात ही पूरी बात नहीं, उनको बोलने दीजिए। देखिए, सवाल तो हम पूछेंगे, आप जो चाहें हम पे आरोप लगा सकते हैं, हमारा ज्ञान कम हो सकता है, आरोप नहीं लगा रहा, हम सोशल मीडिया से ही ज्ञान लेते हैं, पर सारी उम्मीदें आप ही से हैं, आप ही भला कर सकते हैं। अरे भाई, बरौनी का भला आपने किया ना, जीर्णोद्धार किया ना बरौनी का, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नीतीश जी ने दिया ना, आपकी सरकार नहीं दिया। लोग कहते हैं सड़कों का जाल आपने बिछाया, लोग ये बात तो कहते हैं, कौन नहीं कहता है? ये बात सब कहते हैं। आपने बहुत सारा एयरपोर्ट दिया, लोग कहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं इंडस्ट्री बिहार को जो मिलना चाहिए क्यों नहीं मिला? तो इसका जवाब, मलाई आप खाइएगा, मलाई आप खाइएगा, और फटा हुआ दूध कौन देखेगा भाई? पंकज जी, आप ही सवाल कर रहे हैं और आप ही जवाब भी दे रहे हैं।
जवाब ये दे रहे हैं कि अच्छा आप मुझे बताइए, आपने जितना भी गिनाया तो आर्गुमेंट किससे है? प्रशांत किशोर से। क्या बिहार को प्रशांत किशोर कभी ये सब चीज दे सकते हैं? 2025 का चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद भी। आज अगर आप कह रहे हैं कि बिहार को ये सारी चीजें मिली है, तो वो 11 वर्षों के नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में ही मिला है, और आगे अगर कुछ होना है तो वहीं से होना है। उसमें प्रशांत किशोर जी की कोई भूमिका है क्या? अरे भाई, न 3 में न 13 में हो, आ गए पंचायती करने। वाह वाह, क्या बात है, कैसी बात करते हैं पंकज जी आप? मैं तो यही बात पूछना चाह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी जो विजन दिखा रहे हैं बिहार के लोगों को, वो विजन का कोई और उसके आगे भी कोई पन्ना है या सिर्फ विजन ही है? आप मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का और केंद्र को गाली देंगे, जैसे केजरीवाल दिया करते थे कि हाँ ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इसके लिए ऐसे पैसे नहीं आ रहे, मैं तो इतने इतने 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाकर दिया हूं और केंद्र सरकार उसके लिए पैसे नहीं दे रही है। यही करने वाले हैं आप? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया पंकज जी, और यही बिहार की सच्चाई है। और बिहार के लोग ये जानते हैं कि आज नहीं तो कल जो चीजें नहीं हो पाई हैं, वो अगर कोई करने वाला है तो यही डबल इंजन की सरकार बिहार में करने वाली है। और अब तक भी जो हुआ है, हाँ। आप बीटा चले जाइए ना, आप बीटा चले जाइए, आप हाजीपुर चले जाइए, बहुत चीजें 6-7 वर्षों में बदली है। बीटा की तस्वीर बहुत बदली है, ऐसा नहीं है, परिवर्तन आया है। कई इंडस्ट्रीज जाके देखिए, वहां पर बैठा है, काम हो रहा है, लेकिन चीजें हैं। ठीक बात है, कहीं कोई कोर कसर है, मैं इस बात को इनकार नहीं करता आपकी, लेकिन देखिए बिहार की जनता को पता है कि वह अगर पूरा कर सकता है तो प्रशांत किशोर की कोई हैसियत नहीं है किसी भी प्रकार की पीके की। वो बड़ी बड़ी बात विजन दिखा सकते हैं, लेकिन उनके विजन में कितना दम है, यह बिहार का जागरूक मतदाता जानता है पंकज। चलिए, बिहार का जागरूक मतदाता जानता है, लेकिन कल कब आएगा इसकी चिंता लोगों को है। सड़क दी, लोग तारीफ करते हैं, ट्रेन दिया, लोग तारीफ करते हैं, लेकिन पलायन कब रुकेगा? उस सड़क से लोग दूसरे राज्य तक कब जाते रहेंगे? ट्रेन पे चढ़ के मजदूर बाहर क्यों जाएगा? ये इसलिए लोग कहते हैं कि हमारे घर पे इंडस्ट्री कब आएगा, इसकी मांग है, ये मांग होती है, और ये आप ही से होगी, क्योंकि आप सत्ता में, उम्मीदें भी आपसे होगी। दीपक कोचगवे जी, आपको लगता है कि जो ये मुद्दा है, क्योंकि पहले तो ये होता था भाई आप हमें वोट नहीं देंगे जंगल राज आ जाएगा, आपको लगता है कि इस पॉलिटिकल स्पेस में इस मुद्दे के लिए भी कोई जगह है? देखिए, जंगल राज का मुझे लगता है प्लेटिनम जुबली हो गया पॉलिटिक्स में, चुनाव में। वो जंगल राज मुझे लगता है जब मैं घोर एक्टिव जर्नलिज्म करता था उस समय से जंगल राज मुद्दा बनता है। मगर जंगल राज का निवारण कैसे हो वो लोग आने के बाद भूल जाते हैं, और जंगल राज बदस्तूर जारी रहता है कि वेट करते हैं कि जंगल राज का मामला हम फिर चुनाव में लाएंगे, जो भी हो, जो भी दल हो। मगर ये आपको लगता है पंकज जी, आप दिल्ली में होते हैं और हमारे बहुत लोग बिहार से जो पलायन करके बाहर जाते हैं, चाहे नौकरी, अच्छी नौकरी भी करने गए तो वो भी पलायन हुआ बिहार से, कि यहाँ अच्छी नौकरी नहीं मिल रही तो हम बिहार से बाहर जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जब जंगल राज का शोर होता है तो इन कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स के इस शोर को लेकर हमारे जो बच्चे विदेश में हैं, हमारे जो बच्चे बाहर हैं, बहुत लज्जित होते होंगे अपने दोस्तों के बीच, अपने लोगों के बीच। तो ये मुद्दा उछलता ही रहता है, और ये जब चुनाव आता है तो वो बाढ़ की तरह लहरें मारने लगता है। चलिए, अब तो ये मुद्दा उनका है, मगर मुझे जो लगता है कि अब इस चुनाव में जंगल राज मुद्दा बहुत तेजी से उसका सेंसेक्स गिरेगा, और वो जंगल राज जिस तरह से लोगों की बात कर रहे हैं तो वो अब कस्टम्ड हो गए हैं कि फिर वो बोलकर जाएंगे और फिर जंगल राज वोट हो जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये बिहार में जिस तरह से आपने भी बात की इंडस्ट्री की, आपने बात की कि प्लास्टिक इंडस्ट्री या प्लास्टिक डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब चीजों में बिहार को, ठीक है, मखाना बोर्ड एक आ गया, बहुत अच्छी बात है, बिहार के लिए एक मखाना बोर्ड आया। अब वो मखाना बोर्ड कैसे काम होगा, क्या होगा,
मगर वो भी आया चुनाव के समय। चुनाव के समय शुरू होने से पहले मखाना बोला गया। तो अब मुझे लगता है पंकज जी कि अब जो बिहार में स्थितियां हैं, अब स्थितियां बहुत ही विपरीत हैं, सत्ता पक्ष के लिए भी और पाने के लिए भी जो विपक्ष है उसके लिए भी बहुत कठिन है। चलिए, आप कह रहे हैं महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए कठिन है, पर एक सवाल रामबंधु वत्स जी मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि लोकतंत्र तो मेजॉरिटी का खेल है ना, लोकतंत्र मेजॉरिटी का खेल है, और लोकतंत्र मेजॉरिटी का खेल है ये हम सब जानते हैं। कुछ एलीट लोग ये बात जरूर करते हैं कि भाई ये इंडस्ट्री नहीं आया, सेमी कॉर नहीं आया, डिफेंस प्रोडक्शन नहीं आया, लेकिन उनके वोटों की संख्या बड़ी कम होती है। मेजॉरिटी जो तय करता है कि सरकार किसकी बनेगी, और अगर उसको एड्रेस कर लिया जाए तो फिर बहुत ज्यादा विकसित होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो सत्ता में लोग होते हैं उनके आगे बड़ी चुनौती नहीं दिखाई पड़ती। उनको लगता है थोड़ा ये दे दो, थोड़ा ये दे दो, बेसिक जो जरूरत है उसको पूरा कर दो, उससे आगे हम बाद में सोचेंगे। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर ने नैरेटिव जो खड़ा कर दिया हो, लेकिन वोट में तब्दील ये हो नहीं पाएगा, और इसीलिए ये सारे मुद्दे सत्ताधारी दल के लिए बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण बनने वाले नहीं है? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, प्रशांत किशोर का जो नैरेटिव है वो वोट पे प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं दिख पाएगा, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वो सत्ता। अरे तो वोट पे टिक नहीं पाएगा तो आप बोलते रहिए, इनको भी मजा आएगा, क्या फर्क पड़ता है? हम क्या फर्क पड़ता है, बोलते रहिए। लालू जी तो 15 साल राज करते रहे, भैंस पे चढ़ के और चरवाहा विद्यालय खोल के, वो जो उनका वोट जुड़ता था, बाकी भले ही सड़क पे गड्ढे में सड़क हो। अपनी बात तो पूरी करने दीजिए पंकज जी। अरे रामबंधु को अपनी बात तो पूरी करने दीजिए, आप बीच में टोक देते हैं। स्वराज 1 में शो होके बन चुका है, वहां पे एक सेकंड लाइन के अलग अलग जातियों के लीडर होने चाहिए थे ताकि जातिगत समीकरण को लीड करे, और वो कर सकते थे। जिस तरीके से प्रशांत किशोर बिहार के लिए उनकी बात, प्रशांत किशोर स्वयं, मैंने जन स्वराज से ज्यादा प्रासंगिक तो स्वयं प्रशांत किशोर हो चुके हैं बिहार के लिए। तो अगर वो एक जातिगत समीकरण के अनुसार केवल टिकट बांट देने से कुछ नहीं होता है, एक लीडर का भी एक पैनल तैयार करना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से वो कई सीटें जीत सकते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके नैरेटिव से, या केवल उनके नैरेटिव या उनका चेहरा उस तरीके से दमदार कैसे हो सकता है, खासकर बिहार की जो जटिल राजनीति है कि वो जाति का जो बाउंड्री है उसको लांग करके वोट लेती है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर जो रुझान आ रहा है, चाहे वो सवर्णों का रुझान हो या जिसका रुझान हो, वो नैरेटिव के कारण आ रहा है, इसीलिए तो कम है। वो भले ही उसका प्रभाव सीटों पे पड़े, लेकिन वो जीतने लायक तो नहीं हो पाए हैं। और लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो चुनौती कम नहीं है। चलिए, आपने पहले भी एक बात कही, चूंकि समय की सीमा पार कर रहे हैं। मनीष पांडे जी, मुस्कुराहट बरकरार रखिए, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, पर सवाल तो हम पूछते रहेंगे। उस समय आप काउंटर अटैक भी करेंगे, पर सवाल पूछना जारी रहेगा। गंभीर सवाल यह है कि प्रशांत किशोर की बातों की चर्चा तो होती है, उनका नैरेटिव मजबूती से जमीन पकड़ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता का परिवर्तन किया था, उसमें मुद्दे हावी थे, लेकिन जातीय समीकरण भी प्रभावशाली था, और इन दोनों के कॉकटेल ने सत्ता का परिवर्तन करने में कामयाबी हासिल की थी। क्या प्रशांत किशोर इन दोनों का कॉकटेल तैयार करने में कामयाब अब तक नहीं हो पाए हैं? उनके मुद्दे प्रभावी हो रहे हैं, लेकिन जातीय समीकरण और संगठन मजबूत भले ही कर पाए हों, लेकिन सत्ता के समीकरण को साधने के लिए जातीय समीकरण साधना बहुत जरूरी है। और क्या जन स्वराज नई नवेली पार्टी होने की वजह से इस हकीकत से क्या कोसों दूर है? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी की जो काउंटर स्ट्रैटेजी है वो आने वाले समय में प्रशांत किशोर और जन स्वराज की नैरेटिव को किस हद तक डेंट पहुंचाती है। लगातार हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, बताते रहेंगे, चर्चा भी करते रहेंगे, और मनीष पांडे जी को बुलाते भी रहेंगे। तो मनीष पांडे जी, प्रवक्ता जन स्वराज, तारिक साहब, तारिक अनवर चंपारनी हुई मेरे साथ, मुद्दा हमारा था, हमें बोलने का जो है ना बहुत कम मौका दिया। नहीं, आपको बहुत मौका दिया, आप ये मत बोलिए। ये देखिए,
आपने रिपीट करवा लिया लोगों से और हमसे जो है नहीं नहीं, आपको बहुत मौका दिया। अब वही बात है ना, ये नहीं नहीं, देखिए ये हम लोग को आदत पड़ी हुई है कि किस दिन आप तारीफ करिएगा, अगले दिन गाली दीजिएगा, इसकी आदत पड़ी हुई है। उसकी बात नहीं थी। ठीक है, बहरहाल लगातार हम आपको बुलाएंगे, आप हमारे लिए आए, हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।